हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं CUET जीके के बारे में। जीके का फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल टर्म्स। आइए उसकी शुरुआत करते हैं। और आज कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जिनसे हमें बहुत हेल्प मिलेगी कि आगे पॉलिटिकल साइंस के जो लेक्चर्स है हमारे को वो इजीली कैसे समझ में आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको बहुत समझना जरूरी है वो है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि भारत में डेमोक्रेसी है। इसका मतलब होता है पावर वेस्टेड इन द पीपल हु एक्सरसाइज इट डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मोटी बात यह है कि ये जो चीज लिखी हुई है इसको कहते हैं गवर्नमेंट। जिस देश की जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के द्वारा चुनी गई होती है, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। यानी कि पावर वेस्टेड इन द पीपल, जो असली ताकत है वो लोगों के हाथ में है, जो इसको एक्सरसाइज करते हैं डायरेक्टली या अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। तो जैसे कि भारत है या यूएस है या यूके है, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा रिपब्लिक। भारत एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है हमारे देश में वो एक इलेक्टेड बॉडी है। ये बिल्कुल अलग है कुछ ऐसे देशों से जहां का हेड ऑफ द स्टेट जो है वो बाय बर्थ डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम की या सऊदी अरब की, ये दोनों कंट्रीज रिपब्लिक नहीं है, बल्कि ये दोनों कंट्रीज मोनार्की के अंडर इंक्लूड होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका जो राजा है, जो प्रिंस है, वो बाय बर्थ डिसाइड होता है। और हमारा जो राजा है, अच्छा हमारा राजा कौन है? हमारा राजा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो है वो हमारे देश का हेड ऑफ द स्टेट है, टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव है। और वो हमारे देश में जन्म के आधार पर डिसाइड नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर वहां का जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो राजा है, वो जन्म के आधार पर होता है। तो ये एम्फेसाइज करता है कि हमारा देश पूरे तरीके से सोवरेन है, किसी के भी अंडर नहीं है। इसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग अगर आप बात करेंगे तो बात आती है मोनार्की की। मोनार्की एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पर जो किंग होता है या क्वीन होती है वो बर्थ के आधार पर डिसाइड होती है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब। उसके अलावा इसके अंदर एक और स्टेटस आता है, दैट इज कॉल्ड एज डोमिनियन स्टेटस, जिसके अंदर कोई देश जो है वो सेमी इंडिपेंडेंट स्टेटस को एंजॉय करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है भारत। 1947 से 1950 के बीच में भारत जो है, आप कभी भी देखा होगा, भारत रिपब्लिक कब बना था? भारत रिपब्लिक बना था 26 जनवरी 1950 को। आप कहेंगे कि इस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग इसको रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, जबकि कहा जाता है कि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने के साथ ही हमारे साथ क्या हुआ था कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो पहले इंग्लैंड का किंग हुआ करता था, अब वो नहीं रहा था। अब कौन था हमारा प्रेसिडेंट जो है, जो हमारा किंग है, वो बाय बर्थ नहीं, बाय इलेक्शन डिसाइड होना। जब डिसाइड हुआ, जिस डेट को ये काम हुआ, उस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। मतलब कि हमारा हेड ऑफ द स्टेट जो है वो अब एक इलेक्टेड बॉडी बन गया। उससे पहले जो है हम लोग 1947 टू 1950 हम लोग डोमिनियन स्टेटस में थे। डोमिनियन स्टेटस के अंदर आप पूरे तरीके से आजाद नहीं हो, कोई एक्सटर्नल पावर है जो आपका राजा है, और आप उसके नीचे एक सेमी डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, 1982 से पहले कनाडा भी ऐसा ही था, जिसके अंदर ब्रिटिश मोनार्क जो था वो कनाडा का राजा माना जाता था। तो इसीलिए कनाडा भी जो है वो आपका डोमिनियन स्टेटस का पार्ट हुआ करता था किसी जमाने में, 1982 से पहले। फिर अगला हमारे पास आता है थियोलॉजिज्म। ये थियोलॉजिज्म का क्या मतलब है कि कुछ ऐसे देश भी हैं दुनिया में जो धर्म के आधार पर चलते हैं, जैसे कि वेटिकन सिटी, जो क्रिश्चियंस का बहुत होली प्लेस माना जाता है।
वेटिकन सिटी के अंदर उनके जो क्रिश्चियनिटी के जो हेड हैं पोप, वो रहते हैं। और दूसरा है ईरान। ईरान के अंदर अयतुल्ला खमेनी जो है आज की डेट में, वो ईरान के स्पिरिचुअल लीडर माने जाते हैं। तो ईरान जो है वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के आधार पर गवर्न होता है, इसीलिए हम ईरान को थियोलॉजिज्म भी मान सकते हैं। फिर एक और थॉट प्रोसेस होता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म की सोच जो है कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स से प्रेरित होकर आती है। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी को एडवोकेट करता है जिसके अंदर कोई क्लास ना हो, कोई स्टेट ना हो, कोई डिफरेंसेस ना हो। जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी अ, जमीन है या रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे सोसाइटी को बिलोंग करेंगे। और हर व्यक्ति जो है अपनी समझ, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर या दुनिया के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, और जो उसको ज़रूरत होगी वो उस सोसाइटी से लेकर जा सकता है। और कहाँ से लेकर जा सकता है? वो आपस में से सब मिल बांट कर उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और मिल बांट कर उसमें से निकाल लेंगे। प्योर कम्युनिज्म का कोई खास एग्जाम्पल हमारे को दुनिया में देखने को नहीं मिलता। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा उटोपियन, मतलब राम राज्य किस्म का ये एक थॉट प्रोसेस था, जो प्रैक्टिकल लाइफ में काफी ज्यादा शायद कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन कुछ कंट्रीज के बारे में कहा जाता है, जैसे पुराने टाइम का चाइना या फिर क्यूबा, कुछ ऐसे कंट्रीज को हम लोग कम्युनिस्ट कैटेगरी में डाल देते हैं। तो कम्युनिज्म एक शुरुआत मानी जाती है। कम्युनिज्म के बाद जो अगला सिद्धांत आता है, वो आता है जो कम्युनिज्म से काफी ज्यादा रिलेटेड है, वो सोशलिज्म का आता है। सोशलिज्म का मतलब होता है लोगों में बराबरी को लेकर आना, और ये कोशिश करना कि सब लोग बराबर हों। अगर आप कम्युनिज्म की बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी यही काम करने की कोशिश कर रहा है, सब लोग अपनी अपनी समर्था के हिसाब से कंट्रीब्यूट करें और जितनी जरूरत हो तो ले जाएं। तो ऐसे में सारा समाज एक बैलेंस रहेगा। तो सोशलिज्म भी कहीं ना कहीं इसी की बात करता है कि पब्लिक कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए सारे रिसोर्सेज की, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम से कम होनी चाहिए। ये सिद्धांत यूएसएसआर के अंदर एप्लीकेबल था 1917 से लेके 1991 तक। इनफैक्ट भारत ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म वर्ड ऐड कर रखा है। उसका क्या कारण है? क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इक्वालिटी की डिमांड करता है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी इक्वालिटी को फोकस करता है। हम अपने देश में राइट टू इक्वालिटी के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करके चलते हैं, जो एक्चुअली में इक्विटी पे फोकस करता है। इक्विटी का मतलब होता है कि सबको बराबर मिलना नहीं चाहिए, सबको इस हिसाब से मिलना चाहिए कि लोग बराबरी पर आ जाए। इसका मतलब कम जिसके पास है उसे ज्यादा मिलना चाहिए, और जिसके पास ज्यादा है उसे कम मिलना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल रहता है सोशलिज्म का। अगला प्रिंसिपल आता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। लेजिस्लेचर का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी, किसी कंट्री में एक ऐसी बॉडी जो लॉ मेकिंग का काम करे, जो लॉ मेकिंग का काम करे, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया को निभाए। जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट ये काम करती है। हमारे देश की जो पार्लियामेंट है वो हमारे देश का कानून बनाती है। लोकसभा राज्यसभा मिलकर जो है कानून बनाते हैं, तो उसको हम लोग लेजिस्लेचर बोलते हैं। अगला आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाया है उसे किसी ना किसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल जाते हो, स्कूल के अंदर कुछ कानून बने हुए हैं, तो कुछ अधिकारियों को ऐसा रखा हुआ है जो उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करते हैं। उन लोगों को हम लोग एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ जाते हैं हमारे देश के अंदर? एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन है? जैसे प्रेसिडेंट जो है वो सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। इसके अलावा इन लोगों को हम लोग बोलते हैं, ये लोग हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये क्या है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इनके अलावा कुछ परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन से हो गए? जो हमारे देश में आईएएस अधिकारी होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं, इनको हम लोग क्या कह देते हैं? परमानेंट सेक्रेटरीज। क्योंकि ये रिटायरमेंट तक
उस पोजीशंस पर, उन पोजीशंस पर बने रहते हैं और कानून की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को हेल्प करते हैं। और फाइनल हमारे पास जो टर्म आती है वो आती है जुडिशरी। जुडिशरी के बारे में आपको पता है, लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, पार्लियामेंट जो कानून बनाती है और एग्जीक्यूटिव उन कानूनों को जब इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति उन कानूनों को नहीं मानता, उसको वॉयलेट करता है, तो जुडिशरी जो है वो कानून के इंटरप्रिटेशन और उस व्यक्ति ने क्या काम किया है उन दोनों को मिलाकर देखती है और ये जजमेंट देती है कि क्या इस व्यक्ति ने सही किया है या गलत किया है, क्या इस व्यक्ति ने अपनी पावर्स को मिसयूज किया है, क्या इस व्यक्ति ने किसी और के राइट्स को इसने वॉयलेट किया है। और ये सारे के सारे डिसीजंस जो है वो जुडिशरी देती है। और भारत की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। ये कॉन्सेप्ट हमने यूएस से लिया था। कई देशों में कमिटेड जुडिशरी भी होती है, लेकिन भारत के अंदर की जो जुडिशरी है वो टोटली इंडिपेंडेंट मानी जाती है। तो ये कुछ टर्म्स हमारे पास थी जो हमने आज के लेक्चर में समझी। अगले लेक्चर में हम पॉलिटिकल साइंस के दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।